Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is अनकी फ्लैश कार्ड। तो जीए वाले के टॉपिक है फ्लैश कार्ड करते हैं। ओके, तो व्हाट इज़ द ट्राइड ऑफ जीए। तो जीए में क्या होता है, मसल रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलती होती है, एमनीजिया होता है, एनाल्जेसिया देखने को मिलता है। ओके, एडवांटेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया ओवर द लोकल एनेस्थीसिया। तो जो जीए में जो होता है ना पेशेंट, ये स्ट्रेस फ्री होता है। ठीक हो गया, नंबर वन स्ट्रेस फ्री होता है, तमाम तरह की सर्जरी कर सकते हैं इंक्लूडिंग द न्यूरो सर्जरी और कार्डिक सर्जरी। नंबर थ्री, पेशेंट को किसी भी पोजीशन में लेटा सकते हैं। नंबर फोर, लॉन्ग टर्म एनेस्थीसिया होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ जीए। तो जो कॉम्प्लिकेशन होती है जीए की, जो कॉम्प्लिकेशन होती है, एक तो ट्यूब रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकती है जो आप एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करते होते हैं। अब एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, लिप्स, टीथ या जो टंग की म्यूकोसा का डैमेज हो सकता होता है। क्लियर, वो ओपन कर ही लूँ मैं। ओके, नंबर वन के क्या हो सकता है, लिप्स, टीथ या जो फेरिंग्स लैरिंग्स है उसका म्यूकोसा का डैमेज हो सकता है। नंबर टू, जी इंट्यूबेशन फेल हो गई है। ओके, नंबर थ्री, जो ट्यूब है उसकी ब्लॉकेट, डिस्प्लेसमेंट या किंकिंग देखने को मिल रही है। नंबर फोर, ब्रेक गलती से आपने ब्रोंकाई में या इसोफेगस में आपने इंट्यूबेशन कर दिया है। नंबर फाइव है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वह एस्पायरेशन हो सकती है। लास्ट में ट्रैकिया की स्टीनोसिस वगैरह आपको देखने को मिल सकती होती है। व्हाट आर द रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन। ओके, तो रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, जीए की वजह से एस्पिरेशन नमूनिया आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि मसल की टोन तो खत्म हुई पड़ी है। ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, एडिलैक्टेसिस हो जाएगी, हाइपोवेंटिलेशन वगैरह होगा। सीवीएस के अंदर एरिथमिया, हाइपोटेंशन, मायोकार्डियल इस्कीमिया, कार्डिक अरेस्ट हो जाएगा। और मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया भी हो सकता है। मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया किस वजह से हो सकता है, हैलोथेन की वजह से या सक्सिनाल कोलिन की वजह से देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, डेंट्रोलिन। जो हैलोथेन होती है उसकी तीन कॉम्प्लिकेशन होती है, निमोनिक 3H, हाइपोटेंशन, हेपाटोटॉक्सिक, हाइपरथर्मिया। जो आइसोफ्लोरिन होती है रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कराती है। सक्सामेथोनियम, ये हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरथर्मिया वगैरह करा देती होती है। बाकी एंडोट्रैकियल ट्यूब की क्या कॉम्प्लिकेशन मैंने बता दिया, ट्रोमा टू द लिप्स, टीथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इसोफिजियल इंट्यूबेशन हो सकती है, ब्रोंकाई की इंट्यूबेशन हो सकती है, इसोफेगस परफोरेट भी हो सकती है, लरिंजोस्पाज्म भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है इंट्रो टू द जीए। तो जीए क्या होता है, ड्रग इंड्यूस रिवर्सिबल स्टेट होती है। तो इसमें एमनीजिया, एनाल्जेसिया, मसल रिलैक्सेशन देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया। जो जीए होता है ना, इसकी जो इंडक्शन होती है वो दो तरीकों से करते हो, आईवी या इनहेलेशनल। आईवी में प्रोपोफॉल और इनहेलेशन के अंदर सीवोफ्लोरिन इस्तेमाल करते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट इन जीए। तो जीए में क्या क्या किन किन चीज़ों की मॉनिटरिंग करनी होती है, फॉर एग्जांपल वास्कुलर मॉनिटरिंग के अंदर ईसीजी और ब्लड प्रेशर है। वेंटिलेशन की एडिक्वेसी को चेक करने के लिए इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन क्या है, और CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, एंड टाइडल। बाकी टेम्परेचर, वाइट वेंटिलेशन पैरामीटर्स वगैरह सब देख लेते होते हैं। क्लियर। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनेस्थेसिस्ट। जो एनेस्थेसिस्ट होता है उसका क्या काम होता है, नंबर वन, उसने एनेस्थीसिया प्रोवाइड करना होता है। नंबर टू, हिमोडायनेमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होता है। नंबर थ्री, मसल को रिलैक्स करके ईटीटी डालनी होती है। पेशेंट को इमोटाइल रखना होता है, इमोटाइल या इमोबाइल है, और पेन को कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट है ऑप्शंस फॉर एयरवे मैनेजमेंट। तो जो एयरवे मैनेजमेंट होती है उसके डिफरेंट मैथड होते हैं। चिन चिन लिफ्ट है, जा थर्स्ट है। ओके, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ड्यूडल एयरवे, जिसमें टंग को आप फॉरवर्ड होल्ड कर लेते हैं। सुप्राग्लॉटिक डिवाइस, इजीली इंसर्ट कर सकते होते हैं, रिलायबल होती है, वेंटिलेशन करा देती है। लास्ट में सबसे बेस्ट होता है एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन होती है। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ जीए। इंडक्शन करते हैं आईवी या इनहेलेशनल ड्रग से, मसल की रिलैक्सेशन करते हैं सुक्सामेथोनियम से। ओके, और मसल की रिलैक्सेशन करने के बाद इंट्यूबेशन वगैरह कर देते हैं, वेंटिलेशन करते हैं, और इसके बाद रिवर्स कर देते होते हैं। ये एनेस्थीसिया मशीन बनी हुई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। दो तरह का होता है, जनरल और लोकल होता है। ठीक हो गया, जो लोकल होता है ना, ओके, इसके आगे डिफरेंट टाइप्स लिखी हुई है, टॉपिकल, रीजनल है। जो जीए होता है ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है। रीजनल के कुछ एडवांटेजेस होते हैं ओब्स वाले में या रिस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ वाले में। क्लियर। इसके बाद चलते हैं व्हाट आर द ड्रग्स यूज इन जीए। तो जीए में आईवी ड्रग्स इस्तेमाल हो सकती है लाइक प्रोपोफोल, इनहेलेशन में सीवोफ्लोरिन, और मसल रिलैक्सेंट में कौन सा इस्तेमाल होती है मसल रिलैक्सेशन में सक्सेनाइल कोलिन या सक्सामेथोनियम है। आईवी जो इंडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं लाइक प्रोपोफोल है, इसके अलावा थायोपेंटोन है, इटोमिडेट है, और कीटामीन है। इनहेलेशन के अंदर ये मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इंडक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीवोफ्लोरिन बच्चों में इस्तेमाल होता है। अब एग्जांपल्स के अंदर क्या क्या आती है इसकी, सीवोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन आता है। नाइट्रस ऑक्साइड ये मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इसका एनर्जीजिया पावर अच्छी होती है लेकिन एनेस्थेटिक पावर कम होती है। मसल रिलैक्सेंट के अंदर सक्सामेथोनियम इस्तेमाल करते हैं। और आप मेंटेनेंस फेज में जो मसल रिलैक्सेंट इस्तेमाल करते होते हैं वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ओके, मेंटेनेंस फेज में आप एट्राक्यूरियम वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, व्हाट इज आरएसआई। आरएसआई क्या होता है, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर इमरजेंसी में एनेस्थीसिया देना पड़ जाए तो आप रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करते होते हैं। ओके, आईवी एनेस्थेटिक इस्तेमाल करते हैं विद रैपिडली एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन है। ओके, ये किन पेशेंट में करते हैं, जिन पेशेंट में रिगर्जिटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ताकि एयरवे को जल्दी जल्दी सिक्योर कर ले। इन शॉर्ट इमरजेंसी में करते होते हैं एयरवे को सिक्योर कर ले, रिगर्जिटेशन कम से कम हो। क्लियर। जो टीवा होता है, टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है
फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोपोफोल। ओके, ठीक हो गया। तो टीवा में क्या इस्तेमाल होता है, प्रोपोफोल होता है, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ओपियाइड लाइक रेमिफेंटेनिल इस्तेमाल होती है। क्लियर, सही हो गया। अब इसमें क्यूमुलेटिव इफेक्ट कम से कम होता है, हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, रिकवरी प्रोफाइल भी ज़्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से टीवा काफ़ी ज़्यादा अच्छा से यूज़ होता है। क्लियर, लाइक न्यूरो सर्जरी के अंदर, लेजर सर्जरी के अंदर, या डे केयर सर्जरी के अंदर। नेक्स्ट है वाई इज मसल रिलैक्सर नीडेड इन जीए, बिकॉज मसल्स ऑफ फेरिंग्स को रिलैक्स करना, ईटीटी डालना। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थीसिया। ओ 20 कार्ड आए हुए हैं, 20 फ्लैश कार्ड, बल्कि 24 है इसमें से। ओके, एक पेशेंट है जिसको इंग्वानल हर्निया हुआ है, राइट इंग्वानल हार्नियोग्राफी वगैरह कर रही है। लोअर लिम्स की सर्जरी करने के लिए जो एनेस्थीसिया देते हैं वो स्पाइनल एनेस्थीसिया देते होते हैं। ठीक हो गया। ओके, ऑप्शंस बेस्ट क्या होगा, स्पाइनल एनेस्थीसिया। वाई, रिस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन रिलेटिवली कम देखने को मिलती होती है। क्लियर, और ये जो है ना लोकल स्पाइनल एनेस्थीसिया, ये हाइपोटेंशन करा देता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम से कम होगी, इकोनॉमिकल होता है। क्लियर, जो एनेस्थेटिक टेक्निक होती है, कौन से दो एनेस्थीसिया दे सकते हैं, जीए दे सकते हैं हम इस पेशेंट को। क्लियर, और क्या दे सकते हैं हम, रीजनल या लोकल एनेस्थेटिक हम अप्लाई कर सकते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। अब रीजनल या लोकल एनेस्थेटिक के अंदर जो इस पेशेंट में दोगे, नर्व ब्लॉक दे दोगे, नर्व ब्लॉक में ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस ब्लॉक आ जाएगा, और आईवी रीजनल एनेस्थीसिया लाइक बियर्स ब्लॉक है। स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल, ज़्यादा एपिड्यूरल या स्पाइनल करते होते हैं। प्रेफरेबल एनेस्थीसिया कौन सा होगा, स्पाइनल होगा, इकोनॉमिकल होता है, हाइपोटेंशन कराता है, ब्लीडिंग कम से कम होती है, मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है, रिस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन कम से कम होती है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। डिसएडवांटेज तो रट्टा मार लेना, हेड एक बड़ा गंदा वाला होता है। क्लियर, और पेशेंट को इंजेक्शन नहीं पसंद अपने वर्टिब्रल कॉलम में। क्या एडवांटेजेस होते हैं, सिंपल होता है, चीप होता है, इकोनॉमिकल होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होती, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, थिएटर की पोल्यूशन नहीं होती गैसेस से, एब्डोमिनल रिलैक्सेशन हो जाती है। एडवांटेजेस ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया, नर्व ब्लॉक ओवर द जीए। ओके, तो नर्व ब्लॉक के क्या फ़ायदे होते हैं। ओके, तो जो नर्व ब्लॉक की जो क्लासिकल एग्जांपल है, लाइक लोकल एनेस्थेटिक आप रीजनल एरिया में डाल देते हैं टू ब्लॉक पेन सेंसेशन। तो इसके एडवांटेजेस क्या देखने को मिलते होते हैं, लाइक ये है कि इसमें मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी होने के चांसेस कम होते हैं, लाइक रेस्पिरेटरी या सीवीएस के डिजीज कम से कम हो गए। नंबर 2, पोस्ट ऑपरेटिव फेज में आप पेन रिलीफ भी कर सकते होते हैं रीजनल एनेस्थीसिया से। फॉर एग्जांपल आप एपिड्यूरल में आप क्या डाल सकते होते हैं, एपिड्यूरल में आप ओपीआइड्स वगैरह दे सकते हैं, मॉर्फिन वगैरह दे सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव के तौर पर। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिड्यूरल है, सेम स्पाइनल वाली लिखी हुई है। ओके, स्पाइनल के एडवांटेजेस क्या थे, सस्ता था, इकोनॉमिकल था, चीप होता है, लेकिन डिसएडवांटेज के इंजेक्शन वगैरह लगाना पड़ता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ बेयर्स ब्लॉक, तो जो बेयर्स ब्लॉक होता है, बेयर्स ब्लॉक में प्राइलोकेन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से मेथिमोग्लोबिनीमिया हो सकता है, इन्फेक्शन, हीमाटोमा, कार्डिक अरेस्ट, यानी इसमें ना 4 सी रट्टा मारने हैं, कार्डिक एरिथमिया, कार्डिक अरेस्ट, कॉन्शियसनेस कम होगी, कन्वल्जन आपको देखने को मिल रही है। ओके, कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होती है ना, वो क्या होती है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है ड्यू टू लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन। इसके अलावा गंदा वाला हेडेक आपको देखने को मिलता है, नोजिया वॉमिटिंग होती है, ब्रोकन नीडल होती है, लेट में जो आपको स्पाइनल हेडेक देखने को मिलता है। तो जो अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या आपको देखने को मिलती है स्पाइनल एनेस्थीसिया की, लाइक अर्ली में हाइपोटेंशन। ओके, नंबर 2, इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई है। ओके, नोजिया वॉमिटिंग हो जाती है, पैरास्थीसिया होता है, रिस्पिरेटरी मसल की पैरालिसिस है। लेट कॉम्प्लिकेशन के अंदर स्पाइनल हेडेक आपको देखने को मिलता है, बैक एक देखने को मिलता है, इन्फेक्शन हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है। डिफरेंस बिटवीन स्पाइनल और एपिड्यूरल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है ना, ये हमेशा L1 से नीचे आपने करना होता है, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड L1 के लेवल पे खत्म होता है। एपिड्यूरल किसी भी जगह पे कर सकते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर जो एनेस्थीसिया होता है, ये सब रेक्नाइड स्पेस में देते हैं, एपिड्यूरल के अंदर एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया में कैसे पता लगेगा कि हम पहुंच स्पेस में पहुंच गए, अगर CSF आ रहा है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया, और अगर लॉस ऑफ रेजिस्टेंस है तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होगा। स्पाइनल एनेस्थीसिया में बुपी वगैरह इस्तेमाल करते हैं 2.5 से लेकर 3.5, एपिड्यूरल में 15 to 20 ml इस्तेमाल करते हैं। स्पाइनल हेडेक का जो ऑनसेट होता है रैपिड होता है, एपिड्यूरल का स्लो होता है। स्पाइनल हेडेक में हाइपोटेंशन जल्दी हो जाती है, एपिड्यूरल में स्लो होती है। क्लियर, हेडेक आपको ज़्यादा देखने को मिलता है स्पाइनल में, यानी इन शॉर्ट हेडेक और हाइपोटेंशन ये आपको देखने को मिलता है स्पाइनल में। रैपिड होता है, डोज कम होती है, 2.5 से लेकर 3.5 है, सब रेक्नाइड स्पेस में देते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ एपिड्यूरल। जो एपिड्यूरल होता है पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया प्रोवाइड करता होता है, लाइक अगर आप ओपीआइड्स वगैरह दे दोगे तो ये पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। मेजर सर्जरी में हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को ब्लंट ट्रॉमा हुआ है विदाउट रिफ्रैक्शन, थोरेसिक एब्डोमिनल ऑर्थोपेडिक सर्जरी में कर सकते हैं, या नॉन सर्जिकल प्रॉब्लम में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप सर्जरी नहीं करें पेन को रिलीव करने के लिए, फॉर एग्जांपल एंजाइना पेक्टोरिस में और एक्यूट पैंक्रेाटाइटिस में। इंटर टू द एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, तो एपिड्यूरल स्पेस में आप बुपीवकेन डालते होते हैं, डोज क्या होती है 15 से लेकर 20 ml, 0.5% बुपीवकेन डालते होते हैं। क्लियर, प्रोलॉन्ग एनाल्जेसिया प्रोवाइड करता होता है, जिसको हम पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया भी प्रोवाइड कर सकते हैं इसके लिए। इससे हम 4 दिन तक पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया प्रोवाइड करते होते हैं वाइल यूजिंग विद ओपीआइड्स, स्पेसिफिकली फेंटेनाइल। ओके, सही हो गया।
और स्पाइनल कैन नॉट बी यूज विद ओपीआईड्स, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इंट्रो टू द स्पाइनल एनेस्थीसिया, पोजीशनिंग, ड्रग्स, ये सारी वगैरह बताना। ओके, तो इन स्पाइनल एनेस्थीसिया जो ड्रग होती है सब रेक्टाइल स्पेस में देते हैं, एपिड्यूरल में, आप एपिड्यूरल स्पेस में देते होते हैं। ओके, स्पाइनल एनेस्थीसिया वो टेक्निक है जिसमें एनेस्थेटिक सोल्यूशन सब रेक्टाइल स्पेस में देते हैं बिलो द लेवल ऑफ L2, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है, 2 से लेकर 3 एमएल ऑफ 0.5% बुप्रीवकेन इस्तेमाल करते हैं, लिम्स की ऑब्स्ट्रैक्टिक या पेल्विक सर्जरी में इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर। अब इसकी जो पोजीशन होती है वो लैटरल क्यूबिटस या सिटिंग पोजीशन, आप रट्टा मार लेना। ओके, लैटरल डी क्यूबिटस पोजीशन है। ओके, इसके बाद जो ड्रग्स इस्तेमाल करते होते हैं, कौन से ड्रग आप इसमें इस्तेमाल करते होते हैं, लाइक जो ड्रग आप इसमें इस्तेमाल करते होते हैं बुप्रीवकेन है। ओके, 0.5% है। टाइप्स इसकी कौन कौन सी होती है, क्लियर। अब इसकी जो टाइप्स होती है, कॉर्डल टाइप आ जाएगी। क्लियर, कॉर्डल जो कि L5 सबसे नीचे है, लो स्पाइनल L1 के लेवल पर, मिड स्पाइनल T10 के लेवल पर, हाई स्पाइनल T6 के लेवल पर, T6 T10 L1 है, और यूनिलैटरल स्पाइनल है। लेयर्स थ्रू विच स्पाइनल नीडल मस्ट पास। ओके, जब अपनी स्पाइनल एनेस्थीसिया कर रहे हैं तो किन के लेयर्स को वो क्रॉस करेगा, तो लेयर्स के अंदर आपने रट्टा मारना है। सबसे पहले स्किन है, फिर सबकुटेनियस टिश्यू है, सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट है, इंटर स्पाइनस लिगामेंट है, लिगामेंटम फ्लैवम है, एपिड्यूरल स्पेस है, फिर ड्यूरा आता है, फिर सब ड्यूरल स्पेस है, फिर अरेक्नॉइड आता है, फिर सब अरेक्नॉइड स्पेस है। बस 2 लिगामेंट रट्टा मार लेना, सुप्रा स्पाइनस, इंटर स्पाइनस, फिर लिगामेंटम फ्लैवम। ओके, लेयर्स लेवल ऑफ नीडल इंसर्शन, तो आपने रट्टा मारना है, लेवल इज बिटवीन द इंटरवर्टेब्रल डिस्क बिटवीन द L3 एंड L4, मेनली रट्टा मार लो L3 L4 के दरमियान में, और L4 L5 के दरमियान में होता है, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड ना L1 के लेवल पे खत्म हो जाती है। ओके, तो L3 L4 के दरमियान रट्टा मार लेना। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ओके ठीक हो गया। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स राइट इंक्वाइनल हर्नियोग्राफी में अगर आपने करना है तो जी ए का मेरिट क्या होता है कि तमाम तरह की सर्जरी कर सकते होते हैं, लेकिन डीमेरिट क्या है, हाइपरटेंशन, कार्डिक एरिथमिया, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है। लोकल में ये है कि कॉन्शियसनेस रिटेन होती है, लेकिन क्या साइड इफेक्ट होता है, इसमें हाइपोटेंशन होता है और डिलीरियम देखने को मिलता है। ओके, पोजीशन ऑफ पेशेंट इन द, तो क्या होता है, लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन होता है विद द स्पाइन फुली फ्लेक्स्ड। ओके, लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन विद द स्पाइन फुली फ्लेक्स्ड होता है। ओके, या कभी कभार आप सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं विद द स्पाइन फुली फ्लेक्स्ड है, लेकिन लैटरल डिक्यूबिटस सबसे अच्छी पोजीशन होती है। क्लियर, मेन गोल आपका क्या होता है, स्पाइन को आपने फ्लेक्स करना होता है ताकि जो वर्टिब्रा के दरमियान स्पेसेस वगैरह खुल जाए। नेक्स्ट चलते हैं प्रीकॉशनरी मेजर इन स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो प्रीकॉशनरी मेजर क्या देते होते हैं, नंबर 1 आपने ना पंक्चर वगैरह कम से कम करना होता है। ओके, लिमिट द नंबर ऑफ ड्यूरा पंक्चर है। ओके, सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है, ओपीआइड्स वगैरह स्पाइनल एनेस्थीसिया में ओपीआइड्स कभी भी ऐड नहीं करते, एपिड्यूरल में ऐड करते होते हैं, स्पाइनल में कभी भी ऐड नहीं करने, अदरवाइज रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। नंबर 2 हाइपोवोलेमिया या कार्डिक डिजीज में आपने कभी भी नहीं करने होते। नंबर 3 आपने ना जो पंक्चर है ना उसको लिमिट करना है, लिमिट द नंबर ऑफ पंक्चर्स, ड्यूरा को कम से कम पंक्चर करना होता है। फाइन बोर पेंसिल टिप नीडल इस्तेमाल करनी है। ओके, और नंबर ऑफ ड्यूरा पंक्चर इसको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है, स्पाइनल हेडेक आपको देखने को मिल सकता है। अगर स्पाइनल हेडेक हो गया तो एपिड्यूरल ब्लड पैच देना होता है। ओके, तो लिमिट द ड्यूरा पंक्चर। ओके, इसके बाद है स्पाइनल हेडेक है, तो जो स्पाइनल हेडेक होता है लेट कॉम्प्लिकेशन होता है, 48 आवर्स के बाद देखने को मिलता होता है ड्यू टू लीकेज ऑफ CSF होता है। हेडेक जो हेडेक ऑक्सीपिटल होता है, सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन से बढ़ जाता होता है, ट्रीटमेंट में खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, बेड रेस्ट देना होता है लाइक सुपाइन पोजीशन के अंदर, कॉफ़ी या प्लेंटी ऑफ वाटर दे देंगे, एनाल्जेसिया दे देंगे, और एपिड्यूरल ब्लड पैच दे देंगे। एपिड्यूरल ब्लड पैच में पेशेंट का अपना ब्लड एपिड्यूरल स्पेस में डाल देते हैं, वो इन्फ्लेमेशन कराता है और ड्यूरा के अंदर ओपनिंग को क्रॉस कर देता है। ओपनिंग जब क्लोज हो जाएगी तो ब्लड या CSF मजीद लीकेज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हेडेक नहीं होगा। स्टेप्स ऑफ बेयर ब्लॉक होता है, तो जो बेयर ब्लॉक होता है ना, ओके, ये IV रीजनल एनेस्थीसिया होता है, 50 ml ऑफ 0.5% प्राइलोकेन वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं। अब लोअर लिम्ब की सर्जरी में नहीं करते, अपर लिम्ब की सर्जरी में करते होते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले ना आपने क्या करना है, एक बैंडेज इस्तेमाल करना है। दिस बैंडेज इज कॉल्ड स्मार्च बैंडेज होता है। क्लियर, उसमें डबल टॉर्निकेट अप्लाई करते होता है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, लिम्स को आपने एक्सेंजुएट करना होता है यूजिंग द स्मार्च बैंडेज होता है। ओके, ठीक हो गया। नंबर 2 आपने डबल टॉर्निकेट अप्लाई करना लिम्स पर, डिस्टल और प्रॉक्सिमल वाला। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद आपने प्रोक्सिमल वाले को आपने इन्फ्लेट करना होता है। क्लियर, इन्फ्लेट प्रोक्सिमल का, और आपने क्या करना, प्राइलोकेन को इंजेक्ट कर देना होता है। क्लियर, 5 लेकर 10 मिनट के बाद क्या हो सकता है, पेशेंट को पेन हो सकता है ड्यू टू कफ, तो आपने क्या करना है, डिस्टल वाले को इन्फ्लेट कर देना है, प्रोक्सिमल वाले को डिफ्लेट कर देना होता है। क्लियर, और ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और आप 20 कहते हैं 20 मिनट तक चाहिए होता है टाइम सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने का, मतलब आप 20 मिनट में सर्जरी आपने फिनिश करनी होती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं स्टेप्स ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो पहले डिस्कशन है, कंसेंट है, बैक को आपने क्लीन करना होता है एसेप्टिक मैयर से, लेफ्ट लैटरल डिकोबिटस पोजीशन विद स्पाइन फ्लेक्स होनी चाहिए, एपिड्यूरल कैथीटर आपने ओके इंटरवर्टिब्रल स्पेस वगैरह में डालना होता है, L2 L3 L3 L4 में, L4 L5 में डालना होता है। ओके, नो CSF और ब्लड कम्स, ओके, नीडल इज इन राइट प्लेस। अगर कोई CSF या ब्लड नहीं आया तो इसका मतलब नीडल आपकी कहाँ थी, एपिड्यूरल स्पेस में थी। ओके, फिर आपने टेस्ट डोज देनी होती है। ओके,
ठीक हो गया। टेस्ट डोज में क्या होता है कि नो पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स फॉर 5 मिनट्स, ओके, शोइंग दैट नीडल इज नॉट इन द सबरेक्नाइड स्पेस, कि लोअर लिम्स की पैरालिसिस तो नहीं हुई 5 मिनट तक। फिर आपने फुल डोज देनी होती है, ओके, ओपीआइड फेंटेनाइल या बुप्रीवाकेन देते होती है। क्लियर। स्टेप्स ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो पेशेंट को आपने एक्सप्लेन करना प्रोसीजर के बारे में। पेशेंट बैठा होगा, लैटरल डिकोबिटस पोजीशन होगा, स्पाइन को फ्लेक्स करना होता है, ओके, बैक को आपने सेप्टिक सोल्यूशन से ठीक करना होता है, वर्टिब्रल कॉलम को आपने आइडेंटिफाई करना है। खासतौर पर आपने क्या करना होता है, एक पॉइंट है जो कि क्या होता है, इलिक क्रस्ट वाला L3 L4 के लेवल पे आपको देखने को मिलता है। क्लियर। फिर आपने जो इंटर स्पाइनस स्पेस है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, L4 L5 L3 L4 या L4 L5 के दरम्यान में पड़ी होती है। क्लियर। और फिर आपने लंबर पंक्चर नीडल आपने डाल देनी होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, और जब तक डालनी है जब तक आपको रेजिस्टेंस फील नहीं हो रही। अगर रेजिस्टेंस फील हो रही है इसके बाद आपने क्या करना है, जो नीडल का जो स्टाइलेट होता है उसको रिमूव कर देना, और CSF नीडल से निकलना शुरू हो जाएगा। डेट मीन्स आप रेक्टाइड स्पेस में है, और फिर आपने बुप्रीवाकेन दे देनी है। सर्जरी ऑफ गैंग्लियन सिस्ट ऑफ द रिस्ट क्या करोगे, बेयर्स ब्लॉक दे दोगे, अपर लिम्ब की सर्जरी के लिए बेस्ट होता है। सर्जरी ऑफ गैंग्लियन सिस्ट ये तो हो गया, ओके। टाइप्स एंड टेक्निक ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, टॉपिकल एनेस्थीसिया होता है जिसमें टॉपिकल क्रीम्स वगैरह अप्लाई होती है। नंबर 2 लोकल इन्फिल्ट्रेशन है, जहाँ पर जिस एरिया में आपको चाहिए एनेस्थीसिया उसमें आप डाल देते हैं। नंबर 3 रीजनल नर्व ब्लॉक है, बेयर्स ब्लॉक आ जाता है, या सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक है, स्पाइनल या एपिड्यूरल आ जाएगा। क्लियर। तो टॉपिकल है जिसमें टॉपिकल क्रीम है, लोकल इन्फिल्ट्रेशन है, रीजनल नर्व ब्लॉक है, और सेंट्रल न्यूरो एक्सियल है। टाइप्स ऑफ टॉपिकल एनेस्थीसिया, तो जो टॉपिकल एनेस्थीसिया होता है इसकी जो एग्जांपल होती है जो कि आप शुरू में अप्लाई कर देते स्किन के ऊपर, इसमें EMLA है, यूटैक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। ये हम इसमें क्या होता है, लिग्नोकेन होता है, परालोकेन होता है। बच्चों में अगर आपने वेनी पंक्चर करना है तो आपने EMLA इस्तेमाल करना होता है, यूटैक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, ओके। नंबर 2 कोकेन है, कोकेन को मुफार्ट सोल्यूशन भी कहते होते हैं, ओके। मुफार्ट सोल्यूशन में क्या होता है, ओके, कोकेन होती है, एपिनेफ्रिन होती है, सोडा बाइकार्बोनेट होता है, नेजल सर्जरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिग्नोकेन 2, 4, 10% है। ये क्या करते हैं, एयरवे को एनेस्थेसाइज करते हैं, लाइक फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन से पहले। नेक्स्ट है व्हाट इज बेयर्स ब्लॉक, IV रीजनल एनेस्थीसिया आपको देखने को मिलता होता है, ओके, सही है। इसमें टोर्निकेट वगैरह अप्लाई करते होते हैं, ओके। तो इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया इसको बेयर्स ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक हो गया। अपर लिम्स की या लोअर लिम्स की सर्जरी के लिए इस्तेमाल होता है, मेनली अपर लिम्स की सर्जरी में इस्तेमाल होता है। इसमें क्या करता है कि आपने क्या करना होता है, प्राइलोकेन इस्तेमाल करना होता है, ओके। तो ये ब्लड लेस एनर्जी सर्जरी प्रोवाइड करता होता है। विच लोकल एनेस्थेटिक इज बेस्ट फॉर द बेयर्स ब्लॉक, तो ओके, तो प्राइलोकेन होती है। इसकी डोज यहाँ पे लिखी हुई है 6 ml पर kg, ओके। अगर आपने एपिनेफ्रिन के साथ देनी है तो 9 ml होती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो प्राइलोकेन की डोज क्या होती है, ओके, ये रट्टा मान लो 6 ml होती है, लेकिन अगर आपने एपिनेफ्रिन के साथ अप्लाई करना है तो आप 9 ml वगैरह तक आप दे सकते होते हैं। अगर मैं लिग्नोकेन के बारे में बात करूँ, लिग्नोकेन में अगर 3 mg होती है डोज, लेकिन अगर आपने एपिनेफ्रिन के साथ इस्तेमाल करना तो वह 7 mg होती है, ओके। लिग्नोकेन का आप एहतियात से इस्तेमाल करोगे, लेकिन आप बुप्रीवाकेन का भी इस्तेमाल नहीं करना। लिग्नोकेन की डोज क्या होती है, 3 mg होती है, या एपिनेफ्रिन के साथ 7 mg आ जाती है, ओके। ऑलमोस्ट खत्म हो गया हमारा टॉपिक ये वाला लोकल एनेस्थीसिया। इसके बाद पेन है, और फिर आपकी आ जाती है मिसलेनियस वाली चीज़ें, ओके। एडवांटेजेस ऑफ PCA, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया, इंप्रूव्ड पेन रिलीफ होता है, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन हो जाती है, लेस सेडेशन है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन भी कम होती है। बेस्ट एनाल्जेसिया टू कंट्रोल पेन आफ्टर लेप्रोटमी, तो अपने एपिड्यूरल होता है, ठीक हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव फेज के लिए हम अप्लाई करते हैं, ओके। बेस्ट एनाल्जेसिया हो गया। इसके बाद है कि बेस्ट ऑप्शन इन टर्मिनल कैंसर, जिसको इंट्रैक्टेबल पेन है, जो कि सर्जरी ड्रग से वगैरह ठीक नहीं हो रहा, WHO स्टेप लैडर से भी ठीक नहीं हो रहा। और जो WHO का स्टेप लैडर होता है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, सिंपल एनाल्जेसिया होता है, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, एनसेड आ जाती है। सेकेंड स्टेप के अंदर कोडीन, ट्रामाडोल, डेक्स्ट्रो, प्रोपोक्सिफिन है, और थर्ड स्टेप में आपकी मॉर्फिन वगैरह आ जाती होती है। अगर किसी का कैंसर मेटास्टेसिस टू द रिब्स है, ओके, या CA पैनक्रियाज है, तो इस केस में क्या आपने क्या क्या देना होता है, क्लियर, ओके। तो इस केस पे आपने सब कोस्टल, लाइक अगर रिब्स का मेटास्टेसिस है तो आपने सब कोस्टल फिनोल इंजेक्शन देनी होती है, ओके। यानी रिब्स के मेटास्टेसिस में क्या करते हैं, सब कोस्टल फिनोल इंजेक्शन देते हैं। ये न्यूरोलाइटिक टेक्निक होती है। अगर किसी पेशेंट का पेनक्रियाटिक कैंसर है, गैस्ट्रिक कैंसर है, या हेपेटिक कैंसर है, तो आप इस केस में क्या करते हैं, सिलिक प्लेक्सस को ब्लॉक करते हैं अल्कोहल से। नेक्स्ट है, अगर किसी को इंट्राथीकल न्यूरोलाइटिक ड्रग देनी है तो वो कौन सी देते हैं, हम देते होते हैं लाइक हाइपरबारिक फिनॉल देते होते हैं, ओके। जो हाइपरबारिक फिनॉल होती है इंट्राथीकल होती है, न्यूरोलाइटिक होती है। इसके अलावा परक्यूटेनियस एंटीरोलैटरल कॉर्डोटमी होता है, ये स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक को डिवाइड कर देता होता है, क्लियर, ठीक हो गया। परक्यूटेनियस एंटीरोलैटरल कॉर्डोटमी होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इनलिस्ट द ऑप्शन फॉर द पेन मैनेजमेंट इन मैलिग्नेंट डिजीज, ओके। तो मैलिग्नेंट डिजीज में पेन मैनेजमेंट के क्या क्या ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 ओरल मॉर्फिन है, यूजिंग द स्लो रिलीज फॉर्म, या इंटैरिक कॉर्टिक टैबलेट्स होती है। अभी हमने न्यूरोलाइटिक टेक्निक डिस्कस की थी, लेकिन अगर मैलिग्नेंसी में आपने पेन को रोकना है तो ओरल मॉर्फिन है। नंबर 2 स्लो रिलीज ऑफ ओपियाइड, सबक्यूटेनियस या एपिड्यूरल या इंट्राथीकल है। न्यूरोलाइसिस है, न्यूरोलाइसिस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर
आपने रिब्स की मेटास्टेसिस को ठीक करना तो सब कोस्टल फिनोल है। पेनक्रियाटिक गैस्ट्रिक हेपेटिक कैंसर है तो सिलिक प्लेक्सिस ब्लॉक है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को उड़ाना है तो कौन से होता है, परक्यूटेनियस एंटीरोलैटरल कॉर्डोटमी है। क्लियर। इसके अलावा पेलिएटिव हार्मोनल रेडियोथेरापी स्टेरॉइड वगैरह इस्तेमाल कर सकते होते हैं। ठीक हो गया। क्लियर। और न्यूरोलाइसिस वगैरह एक्सप्लेन कर दिया। स्लो रिलीज ऑफ ओपियाइड्स या मॉर्फिन आ जाता है। क्लियर। अब बिनाइन डिजीज का आ गया। बिनाइन डिजीज के अंदर आपने कैसे मैनेज करना होता है पेन को। नंबर 1, ब्रिंग पेन अंडर कंट्रोल बिफोर एम्प्यूटेशन, अदरवाइज फैंटम लिम्ब सिंड्रोम हो जाएगा। नंबर 2, लोकल एनेस्थेटिक और स्टीरॉइड वगैरह अप्लाई करते हैं। नंबर 3, ट्रांसक्यूटेनियस ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन अप्लाई करते हैं। नंबर 4, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए कार्बामेज़ापिन इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर। सही हो गया। तो ये बेली के टेबल्स है। ब्रिंग पेन अंडर कंट्रोल। नंबर 2, लोकल एनेस्थीसिया और स्टीरॉइड वगैरह डालते होते हैं मसल स्पाज्म को रिड्यूस करने के लिए। ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन करते हैं और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया करते हैं। इस कार्सिनोमा पेनफुल, नॉर्मली कार्सिनोमा पेनलेस होते हैं, लेकिन अगर वो किसी जगह पे मेटास्टेसाइज कर जाएगा तो वो पेनफुल होते हैं। और अगर मेलिग्नेंसी को ठीक करना है तो ओरल मॉर्फिन देना है, सबकुटेनियस मॉर्फिन देना होता है, न्यूरोलाइसिस देना होता है, या फिर पेलिएटिव हार्मोनल रेडियोथेरेपी वगैरह देनी होती है। टाइप्स ऑफ क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन 3 तरह का होता है, नॉक्सिसेप्टिव, न्यूरोपैथिक और साइकोजेनिक है। जो नॉक्सिसेप्टिव होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, न्यूरोपैथिक सीएनएस के डिसफंक्शन की वजह से होता है, साइकोजेनिक मेंटल स्टेटस की वजह से होता है। टाइप्स ऑफ पेन डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन, एक्यूट वाला 3 महीने से कम का, क्रॉनिक वाला 3 महीनों से ज़्यादा का होता है। बट इस न्यूरोलाइसिस और न्यूरोलाइसिस के अंदर हम केमिकल या कोई फिजिकल एजेंट हम ऐड करते हैं नर्व्स में, ताकि परमानेंट या टेम्परेरी डिजनरेशन देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल सब कोस्टल फिनोल इंजेक्शन फॉर रिब्स मेटास्टेसिस। ओके। इसके अलावा मैं आपको बताया था सिलिक प्लेक्सिस ब्लॉक विद अल्कोहल पेनक्रियाटिक गैस्ट्रिक और हेपेटिक कैंसर में करते होते हैं। नेक्स्ट है लाइक पीसीए, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया होता है, जिसमें वो टेक्निक है जिसमें पेशेंट खुद ब खुद अपने आप को एनाल्जेसिया दे देता है, ओपीआइड्स दे देता है, वह आईवी या एपिड्यूरल रूट से देता होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मशीन ऑपरेटेड होती है। अब पेशेंट बटन बटन को प्रेस करता है जब उसको पेन होता है। ओके। जो मशीन होती है ना, ओके, लाइक पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया पंप होता है, उसको एक डोज प्रोवाइड कर देगा आईवी लाइन के अंदर। ओके। जो डोज स्ट्रेंथ सारा कंप्यूटर डिटरमिन करता होता है। नेक्स्ट है कि WHO स्टेप लेटर, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ WHO स्टेप लेटर में क्या होता है। ओके। फर्स्ट स्टेप के अंदर एस्पिरिन, एनसेड और आपको पैरासीटामोल देखने को मिलती है। सेकंड स्टेप है कोडीन, ट्रामाडोल, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफिन आ जाता है। और थर्ड में आपका मॉर्फिन वगैरह आ जाता होता है। क्लियर। ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। ओके। ओरल ओपियाइड्स इज नेसेसरी व्हेन लेस पावर, इसको छोड़ देते हैं। मिसलिनियस। ओके। कौन सी एंटीबायोटिक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के साथ इंटरफेयर करती है, वो माइनोग्लाइकोसाइड होती है। मैक्सिमम डोज ऑफ लिग्नोकेन 3 mg होती है। अगर एपिनेफ्रिन के साथ इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी 9 होती है, 7 होती है। जबकि आपको मैंने बताया था 6 और 9, वो किसके लिए बताया था, प्राइलोकेन के लिए। ओके। यू कैन यूज़ हायर डोसेज ओके विद एपिनेफ्रिन के साथ। स्पाइनल हेडेक की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है। ओके। लो बल्कि काज लिखा हुआ है, लो सीएसएफ प्रेशर ड्यू टू सीएसएफ लीकेज की वजह से होता है। ट्रीटमेंट में बेड रेस्ट होता है, डार्क रूम के अंदर एनाल्जेसिया, कॉफ़ी और एपिड्यूरल ब्लड पैच होता है। प्रिवेंशन में आप लेग्स के रेजिंग करोगे आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया। इसके अलावा लिमिट्स द पंक्चर ऑफ ड्यूरा। ओके। लेग्स की रेजिंग वगैरह भी करते होते हैं। ऑलमोस्ट खत्म हो गया।